friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we are going to study about conservation of energy and power. So let's start with our today's lecture. Are various energy forms interconvertible? Let's see some examples first before starting this lecture and this topic. अगर मैं आपसे पूछूं कि how do green plants produce food, तो आप क्या बोलोगे कि ग्रीन प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, उससे अब वो हमारा फूड प्रोड्यूस करते हैं. और अगर मैं ये आपसे पूछूं कि वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, सनलाइट. सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करते हैं. हाउ आर फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड. कोल और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होते हैं, तो आप ये बोलोगे कि जो हमारे अर्थ के नीचे थर्मल हीट होती है उससे बहुत सालों तक हमारा जो मैटर है वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने से जो थर्मल हीट होती है उसके इन दोनों के वजह से हमारा कोल और पेट्रोलियम फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये आप तीनों में देख रहे हो, एनर्जी कहीं से मिल रही है और कहीं को प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट से एनर्जी मिल रही है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इसमें भी हमारी थर्मल एनर्जी मिल रही है और हमारा कोल वगैरह जो हमारी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही हैं. ठीक है, तो अब आते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर. इसी से ये जस्ट डायरेक्ट हुआ है. द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, कोई भी टाइप की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है. What happens to the total energy of a system during और after the process? अगर मैं ये कह रही हूँ कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो टोटल एनर्जी क्या चेंज हो रही है? नहीं, टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. Whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged. This is the law of conservation of energy. यही कहता है law of conservation of energy. According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor be destroyed. आप इसको ना तो क्रिएट कर सकते हो ना आप इसको ख़त्म कर सकते हो. ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब हम किसी बॉल को ऊपर एक h हाइट से गिराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो जब बॉल ऊपर रखे रहती है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, याद है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो वही हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. जब बॉल ऊपर रखते हैं तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है. क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉल मूव नहीं कर रही है, वो सिर्फ रखी हुई है. और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ मोशन. मोशन में नहीं है मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है. जब हम उसे गिराते हैं तब धीरे धीरे क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. याद है हमने सैंड वाला एग्जाम्पल किया था, तो हमें ये पता है ना कि जितने ऊपर से गिराओ उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. तो वैसे ही यही चीज़ अप्लाई हो रही है यहाँ पर कि जैसे जैसे हम बॉल जो हमारी जो गिरने के बाद नीचे आती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे वो नीचे आ रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है. तो आप ये कह सकते हो कि अल्टीमेटली एनर्जी जा नहीं रही है कहीं. पहले हमारी पोटेंशियल मैक्सिमम थी, काइनेटिक ज़ीरो है, फिर धीरे धीरे काइनेटिक बढ़ती गई और पोटेंशियल घटती गई, और नीचे आने के बाद काइनेटिक मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल ज़ीरो हो गई. मतलब एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, वो कहीं जा नहीं रही है, वो उतनी ही है. ठीक है, सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बस. वी कैन से दैट sum of kinetic energy and potential energy is same at all the positions and that is equals to mechanical energy. याद है मैंने आपको पहले बोला था काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक ही होती है, वो बेसिकली होती है मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, अगर मैथमेटिकली मैं आपसे पूछूं तो आप क्या लिखोगे, mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, mgh प्लस हाफ mv². हाफ mv² किसका इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी का. तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रेट ऑफ डूइंग वर्क. नाउ लेट्स टेक टू कार्स. आपने दो कार ली और उसमें से एक की स्पीड ज़्यादा है और एक की स्पीड कम है, तो क्या होगा,
एक कार जल्दी रेस ख़त्म करेगी और दूसरी कार लेट से ख़त्म करेगी, है ना। सो हम क्या कहेंगे कि एक फर्स्ट कार का रेट जो होता है, रेट, उसको रेस कंप्लीट करने का रेट ज़्यादा है सेकेंड कार से, ठीक है। सो पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने का रेट को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ फर्स्ट कार, जो हमारी जीती है उसका जो रेट है या फिर उसका जो पावर है, दैट इज़ मोर दैन पावर ऑफ सेकेंड कार, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेट। अब मैथमेटिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप कैसे लिख सकते हो, वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि वर्क हमारा हो रहा है अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। अगर इसको और मैथमेटिकली क्या लिखोगे आप, P इज इक्वल्स टू वर्क का W अपॉन स्मॉल t, और आगे आप लगाओगे वॉट, WATT। वॉट क्या है हमारा, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट वॉट होती है। एंड वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट ऑफ पावर, 1 वॉट क्या होता है, 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एज द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा 1 जूल पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 1 जूल अगर काम कर रहा है, तो उसकी जो पावर होगी वो होगी 1 वॉट, ठीक है। अब आते हैं इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये देखते हैं। वी एक्सप्रेस लार्जर रेट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट्स। जब बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो जो पावर होता है वो हम किलोवाट में लिखते हैं। किलोवाट क्या होता है, 1000 वॉट्स, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट्स। एंड 1 किलोवाट्स को कैसे लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकेंड। जूल हमारा वर्क होता है और सेकेंड हमारा टाइम का यूनिट होता है, तो वॉट हमारा क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। 2 लड़कियां हैं, दोनों का वेट 400 न्यूटन है और वो रस्सी चढ़ रही हैं 8 मीटर की, ठीक है। वी नेम द गर्ल्स एज ए एंड बी, हमने दोनों लड़कियों का नाम रख दिया ए एंड बी। नाउ गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स, जो गर्ल ए है वो 20 सेकेंड लगा रही है उस 8 मीटर की रस्सी को चढ़ने के लिए, एंड द गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड्स, मतलब गर्ल ए को सिर्फ 20 सेकेंड्स लग रहे हैं और गर्ल बी को 50 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, तो हमको गर्ल्स की पावर निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप गर्ल ए की पावर निकालोगे। पावर कैसे निकलती है, सबसे पहले आप देखोगे वेट, वेट क्या होता है हमारा mg, तो mg हमें दिया है 400 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, s नहीं होगा, इस केस में चूंकि हाइट है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हाइट होगा। h इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो आपके पास mg भी है, h भी है, आपके पास टाइम भी है। गर्ल ए कितने सेकेंड्स में कंप्लीट कर रही है टास्क, 20 सेकेंड्स में। पावर का फॉर्मूला लगाओ, P is equals to work done upon time, that is equals to mgh upon t। mg हमारा 400 न्यूटन, h हमारा 8 मीटर और t हमारा 20, 400 इंटू 8 अपॉन 20, आंसर क्या आएगा हमारा 160, और यूनिट क्या आएगी, पावर की यूनिट, दैट इज वॉट, ठीक है। अब सेकेंड गर्ल के बारे में आते हैं। पावर एक्सपेंडेड बाय द गर्ल बी, वेट ऑफ द गर्ल इज इक्वल्स टू mg, mg इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन, दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है 8, लेकिन यहाँ पर टाइम डिफरेंट है, दैट इज 50 सेकेंड। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर का, पावर इज इक्वल्स टू mgh अपॉन t। mgh तो हमारा सेम होगा, अपॉन में हमारा 20 के जगह 50 सेकेंड्स हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा 64 वॉट्स। अब आप कंपेयर करो कि गर्ल ए की जो पावर थी वो 160 वॉट्स थी और गर्ल बी की जो पावर थी वो 64 वॉट्स थी। तो आपको समझ में आया कि चूंकि गर्ल ए ने जल्दी मतलब कि कम टाइम में टास्क पूरा किया तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, और गर्ल बी को ज़्यादा टाइम लगा तो उसकी पावर कम होगी। तो आपको समझ में आ गया पावर क्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली जिस यूनिट को। द यूनिट जूल इज़ टू स्मॉल, जो हमने अभी पढ़ा है ना जूल, वो बहुत 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 छोटी होती है।
एंड हेंस इट इज़ अनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को आप जूल में नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे। तो बिगर क्वांटिटी के लिए हम बिगर यूनिट लेते हैं, जैसे किलोवाट आर। अब ये किलोवाट आर kWh क्या है, लेट्स सी। लेट अस से वी हैव अ मशीन दैट यूजेस 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड में वो 1000 जूल यूज कर रहा है मशीन। तो इफ दिस मशीन इज यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, अगर ये जब एक सेकेंड में 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है और ये 1 घंटे तक चल रहा है, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा? इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे? 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर at the rate of 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है हमारा? 1000 जूल एनर्जी यूज हो रही है 1 सेकेंड पर सेकेंड में 1 आवर के लिए, तो ये होता है हमारा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हम इसको और कैसे, हम इसको अगर एक्सपैंड करें तो क्या होगा? 1 kWh इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट क्या होता है हमारा? 1000 वाट, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 360000 जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ठीक है, the energy used in households, industries and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour। जो हमारे घरों में और ये सारी जगह पे होते हैं ना, ये जूल में नहीं होती है, किलोवाट आवर में एक्सप्रेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और 1 यूनिट्स मतलब 1 किलोवाट आवर। आपके घर में जो भी एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वो पर यूनिट के हिसाब से आता है। तो अब आपको पता चल गया कि वो पर यूनिट मतलब एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे। ठीक है, एक हमारा बल्ब है घर में जो 60 वॉट्स का है और वो 6 घंटे चल रहा है डेली। Now calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb। अब हमको यूनिट निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले पावर निकालेंगे। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज इक्वल्स टू 60 वॉट। हम इसको किलोवाट में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.06 किलोवाट। टाइम हमारा कितना यूज हो रहा है? 6 आवर्स। हम पर डे की बात कर रहे हैं तो हम एक दिन का टाइम निकालेंगे, तो टाइम क्या होगा? T इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। ठीक है, अब एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम टेकन। पावर हमने क्या किलोवाट में कन्वर्ट किया? 0.06 किलोवाट, और टाइम टेकन क्या हो गया? 6 आवर्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? 0.36 किलोवाट, और आर का आर, किलोवाट आर, और किलोवाट आर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स। तो आंसर क्या आ गया? 0.36 यूनिट्स। सो द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट्स। ठीक है, तो ये था हमारी यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ लिया और पावर के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले लेक्चर में हमने वर्क के बारे में पढ़ा और एनर्जी के बारे में पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, और थर्ड लेक्चर में हमने पावर के बारे में पढ़ा और पावर के यूनिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लर्निंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरी, काइंडली गो टू द बिलो लिंक। थैंक यू।